वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 98 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं यूपी पीसीएस के, और यह है टेस्ट नंबर 100, 100वां टेस्ट है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इस पूरी की पूरी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप 1 से लेकर 100 तक पहुँच सकते हो। तो पहला ही प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रास रूट डेमोक्रेसी से है? किसका संबंध है ग्रास रूट डेमोक्रेसी से? पंचायती राज व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। तो देखिए, तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी या जमीनी सतह पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है, जिसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू की गई थी ये। उसी दिन यह संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य का भी नाम याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश है। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी तो होता नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव तो आप बनोगे ना, एसडीएम बनकर, आईएएस बनकर। तो ना राज्य का होगा ना भारत का होगा, एलिमिनेट कर दो। हाँ, विधिक सलाहकार है ये, तो भारत सरकार का विधिक सलाहकार हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ होता एडवोकेट जनरल यानी राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य का विधिक सलाहकार हो जाता। तो ये जो होता है अटॉर्नी जनरल, एजी, जिसको बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी सलाहकार होते हैं। सॉलिसिटर जनरल, इसको हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। एक तरह से अटॉर्नी जनरल के बोझ को कम करते हैं, मतलब उसका साथ देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में नहीं की गई है, इनकी की गई है। ठीक है, ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में जो है सहायता करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे महाधिवक्ता या अपर महाधिवक्ता। अपर महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता होते हैं इनके अलावा इनका साथ देने के लिए। अच्छा, राज्य में होता है, राज्य का क्या होता है? एडवोकेट जनरल, उसको भी राज्य का महाधिवक्ता ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था या संस्था लागू नहीं है? असम में लागू है, सिक्किम में लागू, त्रिपुरा में लागू, नागालैंड में नहीं है। तो भारत में पंचायती राज संस्था जो है नागालैंड में लागू है, मतलब नागालैंड में नहीं लागू, मेघालय में नहीं लागू, मिजोरम में नहीं लागू, दिल्ली में नहीं लागू। ठीक है, और वहाँ भी नहीं लागू थी अभी तक, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब वो हट गया है अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पर विचार करना है। बताना है कि इनमें से कौन से शामिल है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। बिल्कुल करेक्ट है तीनों के तीनों, 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में शामिल है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसका विचार किसने दिया था? द फेमस बलवंत राय मेहता, बहुत पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट। तो इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर पर होगी ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर होगी पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर होगी जिला पंचायत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन का संबंध 8वीं अनुसूची में नहीं है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 8वीं भाषा से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 भी है। तो 21वां, 71वां, 92वां 8वीं अनुसूची से संबंधित हैं क्योंकि भाषाएं जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन नहीं है, ये मूल अधिकारों से संबंधित है। 21वां सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, बोडो डोगरी संथाली मैथिली और मणिपुरी कोकरी नेपाली जोड़ी गई बाद में। 21, 71 और 92। तो देखिए यहाँ पर बी का संबंध जो है 8वीं अनुसूची से नहीं है।
24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का संबंध मौलिक अधिकारों में संशोधन से है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है? किसमें 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 351 में, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। तो देखिए अनुच्छेद 351, इसमें निर्देश दिया गया है कि हिंदी भाषा का विकास उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप के बिना किया जाए तथा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए किया जाए। हिंदी भाषा का विकास इंपॉर्टेंट है, वो 351 बहुत पूछते हैं उसको। निम्नलिखित में से किसका या किनका संबंध संविधान की 8वीं अनुसूची से है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। नेपाली है, संस्कृत है, उर्दू है, अरे अंग्रेजी है क्या? नहीं है, हिंदी है। इसके अलावा क्या क्या है? बोडो है, डोगरी, संथाली, मैथिली, मणिपुरी, कोकड़ी, नेपाली। तो क्या हो गया? किसको एलिमिनेट करेंगे हमको एलिमिनेट करना है अंग्रेजी को। अंग्रेजी कौन से ऑप्शन में था? दूसरे ऑप्शन में ये गया। संस्कृत भी है, नेपाली भी है, तो ये भी गया। इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5। तो उपर्युक्त में अंग्रेजी भाषा का संबंध जो है 8वीं अनुसूची से नहीं है। 8वीं अनुसूची में 4 राष्ट्रीय स्तर की राजभाषाओं, 18 क्षेत्रीय स्तर की राजभाषाओं का प्रावधान है। 4 राष्ट्रीय स्तर की राजभाषाएं हिंदी, उर्दू, संस्कृत और नेपाली हैं। ठीक है, 18, 4, 22 होता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है कजरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है होरी, उत्तर प्रदेश से संबंधित है सोहर, छकरी नहीं है। तो छकरी कश्मीर से संबंधित सर्वाधिक लोकप्रिय समूह गीत है। यह नूत, रबाब, सारंगी और तुम्बाक नरी। नूत का मतलब है मिट्टी का बर्तन, तुम्बाक नरी का मतलब है मिट्टी का ऊंचा गर्दन वाला बर्तन के साथ जो है गाया जाता है। सारंगी देखी होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कलहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? ये राजतरंगिणी की ओर इंगित कर रहा है, तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास। तो कलहण द्वारा रचित है राजतरंगिणी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट, इसको पूछ लेते हैं। एक बृहद संस्कृत महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य है ये, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कलहण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत सभी तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। 12वीं सदी का इतिहास जानने का यह एक असाधारण ग्रंथ है। क्या? राजतरंगिणी कलहण की। निम्नलिखित में से कौन सा घराना ख्याल से संबंधित नहीं है? ख्याल से संबंधित जो है पहला वो देख लेते हैं। आगरा घराना ख्याल से संबंधित है। जयपुर अतरौली घराना भी ख्याल से संबंधित है। और रामपुर सहवासन घराना भी ख्याल से संबंधित है। बनारस घराना ख्याल से संबंधित नहीं है, क्योंकि उसका संबंध है ठुमरी से। तो देखिए बनारस घराने का जो संबंध है वो ठुमरी से है। आगरा घराना ख्याल गायन से संबंधित है। खुला स्वर और स्पष्ट उच्चारण इस घराने की विशेषता है। इस घराने की स्थापना खुदा बख्श ने की थी। किसकी? आगरा घराने की। बात करें जयपुर अतरौली घराने में, ख्याल को मध्यम लय से गाया जाता है। इसे अल्लदिया खां द्वारा जो है स्थापित किया गया था। रामपुर सहवासन घराने में द्रुत और धीमे ख्याल को एक तराने के बाद गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 11वां प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 नगर पालिकाओं के लिए वार्ड समिति का प्रावधान करता है। एक वार्ड समिति के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? बताइए कितनी? 1 लाख? नहीं, 1 से ज़्यादा है। कितनी फिर? 3 लाख। तो ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, एक या अधिक वार्डों को मिलाकर प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ग्राम सभा के विषय के संदर्भ में कौन सा सही है? गांव के निर्वाचक नामावली में पंचायत क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो।
क्या ये होती है ग्राम सभा? या पंचायत क्षेत्र के वैसे व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है जिसका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो? या फिर पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है? क्या है उत्तर सही, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए 18 वर्ष से ही काम चल जाएगा, 21 वर्ष तो यानी पंचायत का चुनाव लड़ना है क्या जो 21 वर्ष की जरूरत है? गलत है। पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से तो मिलकर नहीं बनेगी ग्राम सभा। ये जो उत्तर है ना, गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम होगा तब बनेगी ग्राम सभा, बड़ा ही सटीक और उत्तम आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा का गठन पंचायत क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों से होता है जिनका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, और गांव के निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, न कि 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ोगे तो 21 वर्ष है, प्रधानमंत्री बनोगे तो 25, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनोगे तो 35, राज्यसभा के लिए 30, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कुछ नहीं, कभी भी बन जाओगे। लेकिन हटने के लिए 65 है, 65 बन गए तो हटा दिए जाओगे, 62 बन गए हाई कोर्ट में हटा दिए जाओगे। सरकारी नौकरी के लिए कहीं 60, कहीं 58, कहीं 55। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भटियाली संगीत मतलब हटने के लिए, पदच्युत होने के लिए। भटियाली संगीत सुगत संगीत का एक प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राज्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? भटियाली संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है बताइए? महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल या उत्तर प्रदेश? बंगाल से। तो भटियाली सुगत संगीत का एक प्रकार है जो बंगाल के नाविक समुदाय द्वारा गाया जाता है। इसके अतिरिक्त अभंग, तेबरम और कीर्तन भी सुगत संगीत के प्रकार हैं। उल्लेखनीय है कि अभंग संगीत महाराष्ट्र में भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाता है। इन गीतों की रचना तुकाराम तथा नामदेव ने की थी। याद आया होगा कुछ? क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक की है चरक संहिता, चिकित्सा से संबंधित है। तो आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम से किताब लिखी और हमारे लिए लिख दी क्योंकि पूछी जाती है, इतिहास बना गए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। लोटिया के सामने राजस्थान लिखा है, सकुना खार के सामने महाराष्ट्र लिखा है, और बारह मासा के सामने बिहार लिखा है। बताइए कौन से सम्मिलित हैं? बताइए बताइए। लोटिया राजस्थान करेक्ट है। सकुना खार ये तो कुमाऊं रीजन का है, तो ये उधर हिमाचल प्रदेश की तरफ होगा, उत्तराखंड की तरफ होगा, महाराष्ट्र तो नहीं है। बारह मासा भी उधर का ही है, कुमाऊं का, बिहार नहीं है। तो एक करेक्ट है केवल। तो लोटिया राजस्थान में त्योहारों के दौरान चैत्र मास में गाया जाता है। सकुना खार मंगल गीत जो है कुमाऊं क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश में जब बच्चे को नहलाते हैं, शिशु स्नान या बालक की जन्म होता है उस समय, या छठी होती है आदि समारोह में जो है स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला वाद्य यंत्र, ठीक है, बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाता है, सीधे गाती हैं महिलाएं। बारह मासा भी कुमाऊं क्षेत्र का आंचलिक संगीत है। इसके अंतर्गत वर्ष के 12 महीनों का वर्णन प्रत्येक माह की विशेषताओं के साथ किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 20 प्रश्न ऐड किए गए हैं इसमें। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? किसने की थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। तो अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर एवं शाहजहां ने भी अपनाया। चित्रकारी का युग जहांगीर के काल को, स्थापत्य कला का युग शाहजहां के काल को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा या से जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारक है? आंसर तो नहीं दिखा आपको। ज्वालामुखी उद्बोधन प्राकृतिक की बात हो रही है, खुद ही होता है ज्वालामुखी विस्फोट। सौर कलंक चक्र प्राकृतिक है। वायुमंडलीय गैसें संयोजन में परिवर्तन होता तो खुद है, लेकिन मानव बढ़ा रहा है और इसकी गति को तेज कर रहा है, वो CO2 की मात्रा बढ़ाने में तुला हुआ है। सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो प्राकृतिक कारकों द्वारा जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के कारण वायुमंडल सामान्यतः अस्थिरता की दशा में रहता है, जिस कारण मौसम तथा जलवायु में समय एवं स्थान के संदर्भ में अल्पकालीन से लेकर दीर्घकालीन परिवर्तन होते रहते हैं। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन हजारों वर्षों तक स्थायी रहते हैं,
एवं अत्यंत धीमी गति से घटित होते हैं। जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो? सौर विकिरण में विभिन्नता, सौर कलंक चक्र, जलवायु उद्भेदन और वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापन। फेवरेट हैं यूपीपीसीएस के। प्रश्न क्रमांक संख्या 18 पर आ जाइए। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? किस काल की कृति है? भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यानी पुरुष और सिंह के रूप में। राष्ट्रकूट काल की है। तो एलोरा की गुफा या मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था, पता होगा आपको। और वर्तमान में है कहाँ? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं की, उससे कम बौद्धों की, सबसे कम जैनियों की। तो जिसमें जो है 17 हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 5 जैन गुफाएं हैं। ये गुफाएं अपने निर्माण काल की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती हैं। और ये भी पूछा जाता है किन किन की हैं, तो हिंदू बौद्धों के भी हैं, हिंदुओं की भी हैं, जैनियों की भी, याद रखना। एलोरा में 3 की हैं, अजंता में 2 की हैं। अब अभी कंठस्थ नहीं हो रहा किन की हैं, इसलिए छोड़ देते हैं बात के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? शाहजहां को अंतिम दिनों में यहीं कैद किया था जहां उन्होंने ताजमहल बनवाया, आगरा में। तो शाहजहां जब बीमार हुआ तब उसने दाराशिकों को शासन नियुक्त किया, दाराशिकों को शासक नियुक्त किया और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यही शासन का संचालन करेगा, और बाद में उसे प्रत्यक्ष रूप से उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। यद्यपि यह घोषणा विधिवत रूप से नहीं हुई थी, इस कारण से शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ने लगे वो। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और उसने दाराशिकों समेत अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को कहाँ? आगरे के किले में कैद कर दिया। यह अंतिम प्रश्न है। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामारी पद्धति शुरू की थी? किसने? मारवाड़ के शासक राजा जसवंत सिंह ने? नहीं। मेवाड़ के शासक राजा जयसिंह ने? नहीं। सिखों के धार्मिक गुरु तेग बहादुर ने? नहीं। फिर मराठा शासक शिवाजी ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मराठा शासक शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के विरुद्ध छापामारी पद्धति जो है शुरू की थी, और अंग्रेजों का पुरजोर सामना करने वाले यही थे मराठा लोग। बहुत दमखम के लड़े थे अंत तक। तो 20 प्रश्न हैं ये। इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। 100 सेंचुरी हो गई है यूपीपीसीएस की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 100 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।